तो देखो यार, इस वीडियो के लास्ट तक तुम्हें तुम्हारा आइडियल टाइम टेबल पता चल जाएगा। सो हाई एवरीवन, दिस इज़ मी भूमि। एंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर जेई ना, तो मेरे पास कोई गाइडेंस नहीं थी। एंड आई वुड ऑलवेज फील, मतलब तुम सबकी तरह ही, जैसे तुम आज फील कर रहे हो कि आई वॉन्ट टू हैव अ प्रॉपर रूटीन, है ना। स्कूल जा रहे हो नहीं जा रहे हो, नो मैटर, बट तुम्हें हमेशा ये लगता है ना कि यार वीसी, मतलब बहुत सारे टॉपर्स आके ऐसे बोलते हैं कि यार मैं 2 बजे उठता था, मैं 6 बजे उठता था, मैं सुबह 3 बजे उठ के पढ़ता था, रात को 1-1 बजे तक सोता था मैं। एंड यू आर ऑल्सो फीलिंग दैट फोमो कि मेरा टाइम टेबल क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, और क्या डेली रूटीन तुम्हें फॉलो करना है जस्ट टू क्रैक जेई 2026। अब तुम्हें पता है ये आखिरी के 3 महीने हैं, मैं बार बार बोल रही हूँ, जो लास्ट के 3 महीने होते हैं ना, ऊपर चीज़ें बहुत ऊपर नीचे होती हैं इन 3 महीनों में। मतलब कभी तुम्हें लगता है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जिस बच्चे का होने वाला होता है उसे लगता है मेरा कभी नहीं होगा, और हम जैसे बच्चों को जिनकी प्रिपरेशन नहीं होती, वी आर ऑलवेज फाइंडिंग दैट स्पेस कि क्या सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। और आई नो इन लास्ट के 3 महीनों में ना, जो सब एस्पिरेंट्स हैं और तुम सब लोग यार क्या करने की कोशिश कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू पुश योर लिमिट्स। अभी व्हेन आई से कि एक आइडियल टाइम टेबल, तो सबसे पहले जितने भी यहाँ पे तुम में से सोच रहे हैं ना कि यार अब तो 3 महीने बचे हैं, मैं बिल्कुल जी जान लगा दूंगा, वेरी गुड। बट जी जान लगाने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग सुबह 3 बजे उठेंगे, हम लोग सुबह 2 बजे उठेंगे, या हम सुबह 1 बजे सोएंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है हमें। हमें इस टाइम को बहुत ही कंसिस्टेंटली करना है, हमें इस टाइम को वेस्ट नहीं करना है। 3 महीने के बाद कुछ नहीं है अगर तुम्हारा जनवरी अटेम्प्ट अच्छा नहीं गया तो। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम टेबल जो मेरा, देखो सबसे पहले अगर तुम मेरा टाइम टेबल जानना चाह रहे हो ना, सो फॉर मी टाइम टेबल वॉज नेवर अबाउट कि मैं इतने बजे उठूँगी इतने बजे सोऊंगी। जो एक टाइम टेबल, अगर तुम्हें लग रहा है कि यू आर आस्किंग मी फॉर सच अ टाइम टेबल कि अच्छा सुबह 4 से 6 तक बात है ना, फिर 6 से 7 तक आई विल डू एक्सरसाइज, ये टाइम टेबल यू आर एक्सपेक्टिंग। फिर 7 से 10 तक मैं फ़िज़िक्स पढ़ूँगा, 10 से 15, 10 से 3 बजे तक, 10 से 3 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। ऐसे ऐसे टाइम टेबल अगर तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो प्लीज़ मत करो। ऐसा कोई टाइम टेबल ना तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूँगी ना तुम बनाना, बिकॉज ऑब्वियसली मैं भी पिछले साल तक एक जेई एस्पिरेंट थी, और जो ये टाइम टेबल जिसकी बात तुम कर रहे हो ना, ये जो तुम अपने दिमाग में इमेजिन करके चल रहे हो, ऐसे टाइम टेबल मैंने भी बहुत बनाए हैं, और आज तक वो टाइम टेबल 2 दिन से ज़्यादा मैंने तो फॉलो नहीं करा। तुम में से भी सब लोग ऐसे टाइम टेबल हमें कॉपी पे लिख लेते हैं ना इस चीज़ को, 4 से 6 तक ये, 6 से 7 तक ये, 7 से आगे तक ये, और फिर इस टाइम टेबल को हम लिख तो लेते हैं, तब तो बहुत मोटिवेशन होती है अंदर कि यार इसको फॉलो करूँगा, है ना, यही टाइम टेबल फोड़ूंगा और पता नहीं क्या कर दूँगा मैं। बट नहीं होता ये टाइम टेबल फॉलो, बिकॉज हियर वी आर पुशिंग आवर लिमिट्स टू एन एक्सटेंट। हमें यहाँ पर फोकस नहीं करना है, ये टाइम टेबल छोड़ो, ठीक है। टाइम टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, बट टाइम टेबल का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने दिन को ऐसे डिवाइड कर लो कि वो तुमसे फॉलो ही ना हो पाए। पहले तो हमारे क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं, ऑब्वियसली नहीं बनते, किसी के भी नहीं बनते, मेरे भी नहीं बनते थे लास्ट ईयर तक, क्वेश्चंस नहीं बन रहे। फिर हम ये भी सोचने बैठ जाए कि यार टाइम टेबल फॉलो नहीं हो रहा, वाई आर यू पुशिंग योर सेल्फ सो मच। तो व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टाइम टेबल, तो जैसे कि मैंने कहा कि एक आइडियल टाइम टेबल जो मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, मेरा टाइम टेबल क्या था पहले तो ये सुन लो। तो बट तुम्हें पता है जैसे कि मैं स्कूल जाती थी, बट लास्ट के 3 महीने तो ऑब्वियसली कोई भी स्कूल नहीं जाता है, जेई से 3 महीने पहले तो मैं भी स्कूल नहीं जाती थी। बट आई यूज़ टू हैव डेली टारगेट्स। एक चीज़ जो मुझे लगता है सबकी होनी चाहिए वो है डेली टारगेट्स। रात को जब तुम सोने से पहले अगले दिन का टारगेट बना के रखो। मतलब फॉर एग्जांपल 3 ही सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। बोर्ड्स वाले बच्चे बोर्ड्स का भी कर सकते हैं, बट आई थिंक अगर तुम मेंस का पढ़ रहे हो तो तुम्हारा ऑलमोस्ट सिलेबस यहीं कवर हो जाता है, तो ज़्यादा बोर्ड्स पे टेंशन मत दो इस टाइम पे। बोर्ड्स के लिए जेई मेंस के बाद हमें 2 महीने आराम से मिलते हैं, उस पर अपन पढ़ेंगे बोर्ड्स का। बट अभी हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पढ़नी है, तो इतना कि फिज़िक्स में ये वाला चैप्टर कर लूँगी कल, केमिस्ट्री में ये चैप्टर करना है, फॉर एग्जांपल मैथ्स में लिमिट्स कॉन्टिन्यूटी करनी है कल। ऐसे डेली टारगेट्स तुम्हें चाहिए अगले दिन के, जो तुम रात को प्लान करो। और टारगेट्स कोई बहुत बड़े टारगेट्स मत रख देना कि अच्छा फिजिक्स के स्टार्टिंग के 5 चैप्टर पढ़ लूँगा, नहीं पढ़ पाओगे, फिर यू विल फील दैट डिमोटिवेशन, फिर अगले दिन से तुम कोई टारगेट नहीं बनाओगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ये गलती कोई भी नहीं करेगा। एंड स्पेशली इन 3 महीनों में व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, 3 महीने कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है। 3 महीने में वी हैव टोटल ऑफ 90 डेज़, राइट। इन 90 डेज़ में डोंट यू थिंक कि हम 3 सब्जेक्ट्स को आराम से पढ़ सकते हैं? 3 सब्जेक्ट्स पढ़े जा सकते हैं। तो ये मत बर्डन लो अपने ऊपर कि सिलेबस नहीं हुआ है यार, मैं तो 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, मेंस 1 आधा कर लो, मेंस 1 में आधा सिलेबस लेके चले जाओ, मेंस 2 में पूरा कर लेंगे। बट यू हैव टू बी कंसिस्टेंट,
क्योंकि अगर तुम्हें लग रहा है ना कि आज मैं 100% दूंगा, कल मैं 90 दूंगा, तो जब तक तुम्हारा जेई का प्रिपरेशन आएगा ना, तुम्हारी प्रिपरेशन ज़ीरो हो जाएगी, तुम्हारे एफर्ट ज़ीरो हो जाएंगे और तुम एग्ज़ाम सेंटर में जाके ब्लैंक हो जाओगे। और वो चीज़ हम नहीं चाहते। हम यहाँ से एक कंसिस्टेंसी, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेंगे जो हम सेंटर पे लेके जाएंगे। सिलेबस हो ना हो, पता है मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चे देखे हैं, इनफैक्ट आई वॉज वन ऑफ दोज, जो सिलेबस भले ही ना हो बट आई यूज़ टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने हर दिन भले ही 4 घंटा पढ़ा है बट डेली पढ़ा है। तो डोंट ट्राई टू बी इन दैट पोजीशन कि यार मैं तो 16 घंटे पढ़ूंगा, मैं तो 15 घंटे पढ़ूंगा, बट पढ़ नहीं पा रहे तुम, और यू विल फील वेरी डिमोटिवेटेड। तो अब एग्जैक्टली टाइम टेबल बनाना कैसे है, तो जैसे कि मैंने कहा, सबसे पहले कॉपी पेन निकाल लो, एक सबसे पहले लिखो नंबर 1 डाल के, व्हाट यू हैव टू डू इज़ मेंटेन अ डेली टारगेट। रात को सोने से पहले एक डेली टारगेट बना के लिखो, ठीक है। अपने लैंग्वेज में लिखो, जो तुम्हें ज़्यादा बेटर लगता है, जो समझ में आता है, हिंदी समझ आती है, इंग्लिश समझ में आता है, उसमें लिखो कि रात को सोने से पहले अगले दिन का टारगेट का मतलब है कि इस सब्जेक्ट में इतना कवर करना है, उस सब्जेक्ट में उतना कवर करना है। अब ये टारगेट्स किस हिसाब से तुम बनाओगे, उसके लिए मैं एक स्लाइड लेके आई हूँ। आई एम गोइंग टू टेल यू कि हर सब्जेक्ट में क्या क्या डिमांड्स होती हैं। जब हम फिजिक्स की बात करते हैं तो फिजिक्स में मेरे ओपिनियन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर्मूलाज, क्योंकि तुमने PYQs अब तक 2 चैप्टर के ख़त्म करे, सेमीकंडक्टर के भी और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के भी कवर करे हैं ना। तुम 200 से ज़्यादा PYQs अब तक सॉल्व कर चुके हो अंडर द सीरीज़। तो उसमें तुमने देखा होगा कि यार एक ही फॉर्मूला को बार बार रिपीट करके क्वेश्चंस बनाए जा रहे हैं, या एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट करा जा रहा है, वैल्यू चेंज करी जा रही है। तो फॉर्मूलाज बहुत इंपॉर्टेंट है। डेरिवेशन की जब हम बात करते हैं, है ना, डेरिवेशन बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई बोर्ड्स वाला बच्चा है तो वो ध्यान से सुन लेना, अगर तुम अभी से बोर्ड्स के लिए भी पढ़ना चाह रहे हो तो डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स के लिए। बट जेई में तो कोई डेरिवेशन तुमसे पूछ नहीं रहा, वहाँ तो तुम कैसे भी बस ऑप्शन ए अगर सही है तो उस ऑप्शन ए को टिक करके आ जाओ, है ना। तो हमें डेरिवेशन की ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई नहीं है, लेकिन कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं। अच्छा, जैसे स्टैंडर्ड मेथड्स का क्या मतलब है, अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स सॉल्व करा है। इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स में अभी तुमने एक क्वेश्चन, चलो ये वाला क्वेश्चन लेते हैं, लैम्डा है, एक लाइन चार्ज है, उसके आसपास एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना। अब डू यू थिंक कि मेंस में अगर ये सवाल तुम्हारे सामने आता है तो हमारे पास इतना टाइम है कि हम इसको बैठ के सोच रहे हैं। अच्छा, मैं इमेजिन करने में बैठ जाऊँ कि अच्छा एक लाइन चार्ज है, उसके आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, फिर मैं यहाँ पे सोच रही हूँ कौन सा मोशन लग रहा है, लॉज ऑफ मोशन लगा रही हूँ, है ना, इसका मैं फॉर्मूला वो निकाल रही हूँ, इसका NLM बना रही हूँ मैं, NLM लगा के इसका FBD बना रही हूँ मैं, नहीं ना। इसका एक स्टैंडर्ड मेथड तुम्हें पता है कि इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें मोशन की एक इक्वेशन लगानी है, दैट इज़ mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल टू फोर्स। सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लगानी है, गलत हो सकती है यार, ये छोड़ो, है ना। सर्कुलर मोशन की इक्वेशन लगा दोगे यहाँ पे, तो सर्कुलर इक्वेशन लगाने के लिए तुम्हें एक स्टैंडर्ड मेथड पता है कि इसमें एक इक्वेशन लगेगी, तुम तो डायरेक्ट इक्वेशन लगाओ ना। और कुछ बच्चे तो इसका रेडियस का फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं कि किस रेडियस में इलेक्ट्रॉन घूमेगा। इसका फॉर्मूला चलो तुम टाइप करो नीचे, क्या होता है सर्कुलर मोशन का फॉर्मूला, जल्दी से जल्दी टाइप कर देना नीचे, ठीक है। तो स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं। तो स्टैंडर्ड मेथड्स तो हमने क्या देखा फिजिक्स में हमें क्या क्या करना है, एक्चुअली टारगेट हमारे क्या होने चाहिए। एक तो ये कि तुम्हें हर चैप्टर की फॉर्मूला शीट होनी चाहिए तुम्हारे पास, वो फॉर्मूला शीट तुम बनाना स्टार्ट करो। देखो मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूँगी, मेरे पास अपने टाइम के भी फॉर्मूला शीट्स हैं, बट जब तुम खुद फॉर्मूला शीट्स बनाते हो ना तो तुम्हें दिखता है कि ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। तुम PYQs को बार बार देखो, तुम देखो कौन सा फॉर्मूला किस चैप्टर में पूछा जा रहा है। शीट का मतलब है सिर्फ एक पेपर पे सारे फॉर्मूलाज लिखने हैं, 3-4 पेपरों पे फॉर्मूला शीट नहीं बनानी है। 3 पेपर के तो मैंने तुम्हें नोट्स ही दिए हैं, तुम सिर्फ एक पेपर पे सारे फॉर्मूलाज लिखोगे, ठीक है। ब्लैक पेन से कौन सा फॉर्मूला है, किस चीज़ का फॉर्मूला है, ब्लू पेन से कौन सा फॉर्मूला है, और उसको हर दिन रात को रिवाइज करके सोओगे, सबसे पहली चीज़। दूसरे, अपनी नोटबुक में ये लिखो सेकंड नंबर डाल के कि फिजिक्स में हर फॉर्मूलाज को एक पेपर पे लिखना है, और हर चैप्टर की जैसे जैसे फॉर्मूला शीट बनती जाए रिवाइज करते जाओ, ठीक है। जिसमें भी तुम्हें दिक्कत हो रही है, ये वाले फॉर्मूला याद नहीं है, उसको बार बार रिवाइज करो। फॉर्मूलाज तुम्हें सारे याद हो जाने चाहिए। स्टैंडर्ड मेथड्स होते हैं फिर कुछ, ठीक है। हमारे पास फिजिक्स में 2 चीज़ें हैं, मतलब जेई के पर्सपेक्टिव से, एक है फॉर्मूलाज और एक है स्टैंडर्ड मेथड्स। अब हम आते हैं केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री 3 केमिस्ट्री होती है। फिजिकल केमिस्ट्री हमारे पास है, ऑर्गेनिक, IOC ऑल्सो इनऑर्गेनिक। फिजिकल की जब हम बात करते हैं तो फिजिकल इज़ मोर लाइक फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स की तरह ही होती है, फॉर्मूला आता है तो तुम्हारे सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, कुछ स्टैंडर्ड मेथड्स भी हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री को भी हमें ऐसे ही करना है, उसकी फॉर्मूला शीट बना लेनी है। फिजिकल में हो सके तो यू ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस, जितना ज़्यादा तुम PYQs फिजिकल में लगा पाओगे ना इस टाइम पे। अभी हमारा सारा फोकस PYQ पर है, कोई रेफरेंस बुक नहीं, कोई एक्स्ट्रा मटेरियल, कोई DPP, कोई मॉड्यूल नहीं। 3 महीनों में जितना PYQs हो सके, तुम्हें लग रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की PYQ तो मुझे अच्छे से लर्न हो गए, दोबारा करो। अब तुम अपना टाइम कम करो। एक बार तुम्हें समझ में आ गया कि ये क्वेश्चन मैं कर लेता हूँ, बट अभी ये क्वेश्चन जो है ना वो करने में मुझे 3 मिनट लग रहे हैं,
उसको ऐसे करो, इस 3 मिनट को हमें रिड्यूस करना है टू 1 मिनट। हम उस क्वेश्चन को इतनी बार सॉल्व करेंगे ना, वैल्यू चेंज कर करके, या फिर मतलब वेरिएशन तुमने देखा ही होगा किस टाइप के वेरिएशन पूछे जा रहे हैं, तो तुम्हें समझ आना चाहिए, क्वेश्चन देखते ही क्लिक करना चाहिए जेईई में, स्पेशली मेंस में। एडवांस में होता है टाइम कि 5 मिनट 6 मिनट, नहीं, मेंस में 3 मिनट से ज़्यादा किसी क्वेश्चन को देना ही नहीं है। और वो 3 मिनट भी 3 महीने में ऐसे रिड्यूस करो कि 1 मिनट हो जाए, क्योंकि वहाँ इतना ज़्यादा प्रेशर होता है कि अगर तुम घर में कोई क्वेश्चन 1 मिनट में सॉल्व कर रहे हो ना, वहाँ जाके वो 2.5 या 3 मिनट ही कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इतने प्रेशर में हम बैठे होते हैं। जब हम सेंटर पे होते हैं, मेंस दे रहे होते हैं, हमें पता है कि हमारे आगे की 4 साल, इनफैक्ट हमारी पूरी लाइफ आज डिसाइड हो जाएगी। तो समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट तुमने लिख लिया। फिजिकल के लिए अब थर्ड पॉइंट लिखो, फिजिकल केमिस्ट्री के भी फॉर्मूला शीट बनानी है। फिजिकल में PYQs बहुत सॉल्व करना है, क्योंकि फिजिकल में एक ही स्टैंडर्ड अप्रोच है हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की, तो वो वैल्यूज़ ही चेंज कर रहे हैं फिजिकल में। फिजिकल में क्या कर सकते हैं, फिजिकल में थोड़ी कुछ कर सकते हैं, फिजिक्स में फिर भी थोड़ा वेरिएशन दे सकते हैं। फिजिकल में दे डोंट हैव दैट लिबर्टी, फिजिकल में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं आएगा। तो फिजिकल में क्या बनाना है, फॉर्मूला शीट, और साथ में PYQs को कम से कम 5 बार, 5 बार, अरे 5 बार कैसे हो जाएगा 3 महीने में। 5 बार का मेरा मतलब ये है कि तुम उस एक बार कर लो, बट ऐसे कर लो कि अगर तुम्हारे जेईई मेंस में वो क्वेश्चन आ गया ना जो तुमने सॉल्व करा है, देखो मेरा इस सीरीज़ को कंटिन्यू करने का सिर्फ एक एम है कि जो क्वेश्चंस मैंने तुम्हें PDF में दिए हैं, या जो फॉर्मूलाज मैंने तुम्हें PDF में दिए हैं, अगर उसमें से मेंस में कोई क्वेश्चन आता है तो तुम्हारा वो गलत नहीं होना चाहिए। और अगर कोई ऐसा बच्चा है जो अपना 100% उन PDFs को दे रहा है, या कोई ऐसा भी बच्चा है जिसका अगर उसमें से क्वेश्चन आते हैं और वो तुम बना ले जाते हो ना, आई एम गारंटिंग यू नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम 99 पॉइंट परसेंटाइल, क्योंकि मेंस में वहीं से सवाल आएंगे। और मैं तुम्हें दिखाऊंगी जब तुम्हारी शिफ्ट आएगी ना, तुम अपने शिफ्ट का पेपर खोल के देखना, और जो PDFs मैंने दी हैं उनको खोल के देखना, पेपर वहीं से आएगा। तो सब मतलब मुझे नहीं पता तुम कैसे पढ़ोगे उन PDFs को, कोई सुबह पढ़ो, तुम रात को पढ़ो, 4 बजे पढ़ो, 6 बजे पढ़ो, बस उन PDFs को पढ़ो, ठीक है। केमिस्ट्री में सेकंड पॉइंट हमने फिजिकल का कर लिया। ऑर्गेनिक की जब हम बात करते हैं तो ऑर्गेनिक में आई थिंक PYQs थोड़ा सा बैक सीट ले लेते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक में बहुत स्कोप है पूछने का। लेकिन हम उस स्कोप को कैसे कंबाइन कर सकते हैं, हमें एक स्टैंडर्ड नोट्स चाहिए, एक स्टैंडर्ड रिसोर्स, एक ही नोटबुक होनी चाहिए जो तुम्हारे हाथ से लिखी हुई होनी चाहिए उसमें, क्योंकि ऑर्गेनिक इज़ वेरी इंटरलिंक्ड। अमीन्स में जो चीज़ तुम पढ़ोगे वो तुमने हैलो एल्कीन्स में कहीं पढ़ी होगी, है ना, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सारी चीज़ें, S1 SN1 SN2, ये सब चीज़ें अमीन्स में भी काम आती है। लेकिन हम पढ़ के आते हैं हैलो एल्कीन्स और हैलो एरीन्स में, कुछ तो ऑर्गेनिक स्टार्ट होने से पहले ये सब चीज़ें पढ़ाते हैं। तो ऑर्गेनिक में हमें एक स्टैंडर्ड रिसोर्स चाहिए जिसमें चैप्टर का कोई बाउंडेशन ना हो, वो रिसोर्स होना चाहिए, और फिर 15-20 बार रिवीजन करना है उसी का। PYQs इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, हमें उसी रिसोर्स को अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ऑर्गेनिक में जो भी आएगा ना वो उसी से आएगा। क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत बड़ा, वैसे तो पूरा एक अलग ही डोमेन है ऑर्गेनिक, बट हमारे जेईई में बहुत ही लिमिटेड सिलेबस है ऑर्गेनिक का। तो इसीलिए हमें क्या करना है, PYQs पे थोड़ा सा कम ध्यान, एक बार तो ज़रूर सॉल्व करेंगे हम, लेकिन ज़्यादा PYQs नहीं करने, क्योंकि तुम कितने PYQs रट लोगे। तुम आज कोई सबस्ट्रेट लर्न करके जाओगे, वो आगे कल कोई और सबस्ट्रेट पूछ लेंगे तुमसे। तो तुम्हें PYQs पे कम ध्यान देना है, बट एक अच्छा रिसोर्स तुम्हें बना के चलना है, ठीक है। तो अगर तुम किसी कोचिंग में भी हो, तुमने नोट्स बनाए होंगे, उनसे पढ़ लो। अगर नहीं बनाए हैं तो ऑब्वियसली मैंने बोला है 2 अक्टूबर से ऑर्गेनिक स्टार्ट करवा दूँगी मैं तुम्हारी, बट अभी आई एम रिसर्चिंग, है ना। अभी मैं भी वो स्टैंडर्ड रिसोर्स तुम्हारे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट कि जितना मैं दे रही हूँ उससे बाहर कुछ आ जाए मेंस में, ठीक है। तो इसीलिए 2 अक्टूबर से वैसे तो मैं स्टार्ट कर दूँगी, बट वैसे मैं तुम बता रही हूँ तुम्हें करना कैसे है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक के लिए लिखो अब थर्ड पॉइंट बना के, एक स्टैंडर्ड रिसोर्स होना चाहिए जिसमें सारा जितना भी सिलेबस है वो इंटरलिंक्ड हो। अगर सबस्ट्रेट की बात करिए तो जितना सबस्ट्रेट तुम्हारे सिलेबस में है ना, जो से सबस्ट्रेट तुम्हारे सिलेबस में है वो सारे उसमें होने चाहिए, कि उससे बाहर कुछ आना जाए, ठीक है। नाउ थर्ड कमिंग टू IOC के लिए इट्स लाइक बिटवीन में स्टैंडर्ड नोट्स तो चाहिए, तुम्हें पता होना चाहिए कि अरे यार इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की सीरीज़ का वो क्या होता है, इस रेंज में होती है ना, किसकी बड़ी है किसकी कम है। साथ में तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा बार बार पूछा जा रहा है ना, कौन सी फैमिली की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, तो तुम्हें ये भी पता होना चाहिए। तो स्टैंडर्ड नोट्स और PYQs दोनों इंपॉर्टेंट है। तो IOC के लिए लिखो कि हम इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए IOC के स्टैंडर्ड नोट्स बनाएंगे, और उसमें PYQs को भी अच्छे से सॉल्व करेंगे। तुम ये टारगेट्स तभी डिसाइड कर पाओगे जब तुम्हें पता होगा कि किस चैप्टर में, किस सब्जेक्ट में किस चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी है, और तुम्हारी वीकनेस क्या है तुम्हें तभी पता चलेगी। वीकनेस का मतलब ये नहीं होता कि यार मुझे तो ये चैप्टर ही नहीं आता। फॉर एग्जांपल तुम कहने लगो मुझे रियल नंबर नहीं आता, है ना, बट रियल नंबर हमें पता है इतना इंपॉर्टेंट थोड़ी है, रियल नंबर का स्पेसिफिक क्वेश्चन थोड़ी आएगा। अब तुम 1 महीना रियल नंबर को स्ट्रॉन्ग करने में लगा रहे हो, इस 1 महीने में तो तुम मैथ्स में कितने चैप्टर कर ले जाओगे।
तो वीकनेस का मतलब है वो चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है बट फिर भी नहीं आता। 3 महीने हैं, हम कर सकते हैं, हमारे पास लिमिटेड टाइम है, या तो तुम इसमें कर ले जाओगे या फिर तुम्हें फिर पता नहीं क्या ही होगा, ठीक है। इसलिए जितना कह रही हूँ उतना करो। तुमने ठीक है केमिस्ट्री सॉर्टेड है तुम्हारी, अब केमिस्ट्री बता दी मैंने, टारगेट्स कैसे बनाओगे। देन कमिंग टू मैथ्स, मैथ्स में स्टेप्स होते हैं, पता है। मैथ्स का सब्जेक्ट जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम हम अपना देते हैं, मैं भी देती थी, मेरा भी मैथ्स बहुत वीक था। मैथ्स में सबसे ज़्यादा टाइम देने के बाद भी सबसे कम आउटपुट मैथ्स से आता है। तो मैथ्स में थ्योरी सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें ये दोनों चीज़ें करनी होती हैं, ऑप्शनल नहीं है ये। पहले तो थ्योरी और फॉर्मूलाज हमें टिप्स पे होने चाहिए, और उसके बाद हम PYQs पर आते हैं। PYQs बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में। मैथ्स में PYQs मेंस में स्पेसिफिकली इतने ज़्यादा बार रिपीट होते हैं। तो आई वुड से कि जब तुम थ्योरी और फॉर्मूलाज में एक अच्छी कैच बना सको, तुम्हारे सारे फॉर्मूलाज क्लियर हो, तुम्हें सारी थ्योरी आती हो मैथ्स में, देन यू हैव टू गो विद PYQs। अगर तुम PYQs को डायरेक्टली करोगे ना, सॉल्व नहीं बनेंगे और डीमोटिवेशन होगा अलग लेवल का, क्योंकि मैथ्स को देखती तो वैसे ही हाथ पैर फूलने लगते हैं, है ना। तो हमें मैथ्स में थ्योरी और फॉर्मूलाज तो करने ही है, साथ में PYQs भी करने हैं, और दोनों का बैलेंस में आई वुड से 30% यहाँ पर फोकस करना है और 70% यहाँ पर फोकस करना है, ठीक है। अब बात आती है, अब हमें पता चल गया हमें टारगेट्स कैसे बनाने हैं, अब रूटीन क्या फॉलो करें। देखो रूटीन में मैं तुम्हें छोटी छोटी चीज़ें बनाऊंगी, तुम अपना टाइम टेबल खुद बनाओगे, क्योंकि ऑब्वियसली हर किसी का उठने का टाइम कुछ है। 4 बजे कोई नहीं अलार्म लगाएगा, सुबह 4 बजे का लगा रहे, सुबह 3 बजे का लगाना है, कि हमारे फैमिली को लगेगा कि यार हमारा बच्चा कितना पढ़ रहा है। या फिर हम बाद में जाके कल को जब हम चले जाएंगे ना अपनी ड्रीम कॉलेज, तो वहाँ जाके सुनाएंगे कि यार मैं तो 2 बजे उठता था, मैं तो 4 बजे उठता था। नहीं, वी डोंट हैव टू डू दिस। व्हाट वी हैव टू डू इज़ यहाँ से हमें सिलेक्शन निकालना है, हम यहाँ अपनी कोई स्टोरी बनाने नहीं आए। सो पता है मेरी मम्मी हमेशा मुझे बोलती है कि तू हमेशा ना, आई एम ऑल्सो लाइक वन ऑफ यू ना। तो मैं भी हमेशा ये करती थी, मैं अभी इनफैक्ट ये करती हूँ, मैं 2 बजे का अलार्म लगाती हूँ, उसको 2 बजे का मैं फिर उठती हूँ, फिर मुझे लगता है यार अभी तो 2 बजे से बहुत टाइम है, 3 बजे का लगा दिया, फिर 3 बजे का लगाया, फिर 4 बजे का। तो मेरी मम्मी कहती है तुझे जब 4 बजे ही उठना है तो तू डायरेक्ट 4 बजे का क्यों नहीं लगाती, डायरेक्ट 4 बजे का अलार्म लगा और 4 बजे उठो। बट नहीं, बिकॉज आई हैव टू शो कि यार मैं तो 2 बजे उठी थी। और ये जो 2 घंटे की हमें लगता है ना हमने एक पावर नैप ले ली, ये पावर नैप नहीं होती। ये पावर नैप हमारी पावर को डिटेरॉइड कर देती है, हमारी चार्जिंग खत्म हो जाती है जब हम ऐसे करते हैं, क्योंकि उस टाइम पे 2 से 4 बजे तक ना तो तुम सो रहे हो ना तुम जग रहे हो। तो दिस इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल, कि ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। हमें एक ऐसा टाइम अपना फिक्स करना है, हर दिन इसी टाइम पे उठना है। 4 बजे बना लो, 6 बजे बना लो, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 बजे का बना लो, बट हर दिन उठना है इसी टाइम पे। और उठते ही ना फ़ोन नहीं चलाना, कुछ नहीं करना, एक बुक लेके बैठनी है, फॉर्मूला शीट लेके बैठ जाओ, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, स्टार्टिंग थोड़ा थोड़े से करो, फिर धीरे धीरे अपना टाइम को हम बढ़ाएंगे। हम मेन से 1 महीना पहले इतने प्रैक्टिस में आ जाने चाहिए कि हमें पता है हमें इतने बजे उठना है। हम क्वेश्चन को देख के डरे ना। अभी अगर तुम्हें लगता है कि पढ़ने की आदत नहीं है, या फिर सारे सब्जेक्ट्स मैनेज नहीं हो रहे, थोड़ा थोड़ा हर सब्जेक्ट में करो। एक ऐसा सब्जेक्ट जिसे पढ़ने में तुम्हें मज़ा आ रहा है, ऑब्वियसली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में तुम्हारा एक ऐसा सब्जेक्ट होगा जो तुम्हें बहुत पसंद होगा, या जिसके क्वेश्चंस तुम्हें बनते हैं, तो उसको आई वुड से कि तुम उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दो। अब क्वेश्चन आता है कि हमें दिन में पढ़ना कितने घंटे हैं, अरे 16 घंटे पढ़ लो। नहीं, देखो अगर मैंने बोला है 16 घंटे पढ़ लो, कोई भी 16 घंटे नहीं पढ़ सकता। तुम टाइम पास मत करो, है ना। 24 घंटे का दिन है, तुम सोचो 16 घंटे मैं तो पढ़ रहा हूँ, फिर बाद में आती है बात कि हम तो इतने घंटे पढ़े थे फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। हमें नहीं पढ़ना है 16 घंटे, नहीं, मैक्सिमम 8 घंटा। और ये 8 घंटे में कैसे हो जाएगा? 8 घंटा तुम एक बार टाइमर लगा के पढ़ के देखो अपने टेबल पे, तुम रियलाइज़ करोगे कि तुम पढ़ ही नहीं पाओगे इतना कभी, है ना। 16 घंटे में भी से ना, मैं 16 घंटे पढ़ता हूँ, 16 घंटे में से 4 घंटा हम बैठ रहे होते हैं, हम भी लाइक अरे अब तो थक गया, 4 घंटा हमारा ब्रेक में चला जाता है, क्योंकि हमें लगता है मैं तो 16 घंटे पढ़ूंगा, 5-5 मिनट का ब्रेक ले लिया तो क्या हो गया, वो 5-5 मिनट करके 4 घंटा तुम्हारा ब्रेक में चला गया। फिर 3-4 घंटा यू आर लाइक अरे फैमिली से बात कर लेता हूँ, है ना, मम्मी से बात कर लेता हूँ, पापा से बात कर लेता हूँ। फिर तुम्हें लगता है यार 1 घंटा मोबाइल भी तो चलाना है, 1 घंटा फ़ोन चलाऊँगा, और ऐसे करते करते वो 16 घंटे तुम्हारे 4-5 घंटे ही बच जाते हैं। तो इसीलिए बोल रही हूँ 8 घंटे से ज़्यादा तो कोई भी नहीं पढ़ सकता। तुम स्टार्ट करो, अगर तुम्हारी प्रैक्टिस है पढ़ने की ज़्यादा, तो जितनी है उतनी ही रखो, ज़्यादा पुश मत करो अपनी लिमिट्स को। पुश करना है तो क्वेश्चन सॉल्विंग को पुश करो। आई एम टेलिंग कि 2 मिनट से ज़्यादा तो मेंस के सवाल में लगाने ही नहीं है ना। तो 1 घंटे में तुम कितने सवाल सॉल्व कर लोगे? 30 सवाल सॉल्व कर लोगे। मैं तुम्हें PDF में कितने सवाल दे रही हूँ ज़्यादा से ज़्यादा? ये PDF सॉल्व करने में तुम्हें 3-4 घंटे लग रहे हैं। 3-4 घंटे में अगर तुम अपना एक चैप्टर ख़त्म कर रहे हो फिज़िक्स का, तो फिज़िक्स तुम्हारी वहीं डन हो गई,
ठीक है। लेकिन ऑल्सो वन मोर थिंग, अभी अपनी नोटबुक में पॉइंटर बना के लिखो। आई थिंक 3rd या 4th पॉइंट चल रहा है, पॉइंट बनाओ और लिखो कि वी हैव टू रिवाइज। मैं तुम्हें जो PDF दे रही हूँ ना, इसको भूल नहीं जाना है। जैसे कल मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स के पूछे तुमसे कि तुम फॉर्मूलाज लिखो, तो एवरीबडी इज़ लाइक लर्न करके लिख रहा हूँ। क्यों? तुमने लर्न नहीं करे अभी तक? तुमने क्वेश्चन कैसे बना लिए जब लर्न नहीं करे? तो मेन से एक दिन पहले लर्न करोगे क्या? हर दिन का। आज अगर मैं तुम्हें, कल मैंने तुम्हें सेमीकंडक्टर की PDF दी, तुम्हें कल सेमीकंडक्टर को सोने से पहले रिवाइज़ करना था, आज उठने से पहले रिवाइज़ करना था, ताकि एटलीस्ट 2 बार तो हम रिवाइज़ कर चुके हो। रिवाइज़ का मतलब है हाथ लगा के, जैसे बचपन में करते थे ना, हाथ लगा के वी आर लाइक अच्छा सेमीकंडक्टर का ये वाला फॉर्मूला ये होता है। मास एक्शन रेशियो का फॉर्मूला क्या था? ये था। अच्छा ठीक है। इंट्रिंसिक क्या होता है? फिर मन में क्वेश्चन पूछो, फिर खुद आंसर दो बिना देखे। फिर जहाँ प्रॉब्लम आ रही है 5 मिनट तक सोचना है। वी हैव टू इंक्रीज आर थिंकिंग कैपेबिलिटी। मेमोराइजेशन को बढ़ाना है, ऐसे ही बढ़ेगा मेमोराइजेशन। 3 महीने में इतना परफेक्ट हो जाना है कि क्वेश्चन सुनते ही आंसर आना चाहिए दिमाग में। वो कैसे आएगा? जब तक तुम रिविजन नहीं करोगे। तो रिविजन भी साथ ही साथ करना है। आज का जो चैप्टर है वो आज ही रिवाइज़ करो, कल सुबह उठ के फिर रिवाइज़ करो। जैसे मैंने कहा, तुम्हें सुबह उठ के एक स्लॉट बनाना है कि सुबह 3 घंटे का स्लॉट बना लिया, सुबह उठते 3 घंटा पढ़ूंगा। पहले 3 का मत बनाओ, 1 घंटे का स्लॉट बना लो, 2 घंटे का बना लो, ठीक है। बट उस स्लॉट में कुछ ऐसा करो कि तुम्हारा फिर पूरे दिन का मोटिवेशन बना रहे, क्योंकि ये हम सिर्फ आज नहीं करना है, ये हमें अगले हमें 3 महीने तक ये सेम चीज़ फॉलो करनी है। और फिर मीन्स 1 के बाद यू हैव बोर्ड्स नहीं है तो मीन्स 2 है, फिर यू हैव एडवांस। ये चीज़ हमें कम से कम जून तक चलानी है। इट्स नॉट अ मैराथन कि आज कर लिया कल नहीं करूँगा चल जाएगा। आज एक घंटा नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, आज 16 घंटे पढ़ लिया, कल 1 घंटा पढ़ लिया, चल जाएगा। वो तो 17 घंटे हो गए ना मेरे 2 दिन के, तो डिवीजन करके वही बैठा नहीं बैठा, ठीक है। आज मैं कह रही हूँ 4 घंटा पढ़ो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज 4 घंटा का पढ़ो, कल भी 4 घंटा पढ़ना। मेंस तक तुम 4 घंटा पढ़ो कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। तो जो कंसिस्टेंसी, जो तुम्हारा माइंड शार्प होगा ना, उसका कोई लेवल नहीं है। तुम 20 घंटा पढ़ के देख लो एक दिन, अगले दिन मत पढ़ना। तुमने जो आज पढ़ा है ना, वो 1 हफ्ते बाद भूल जाओगे। लेकिन अगर तुम 4-4 घंटा डेली पढ़ रहे हो ना, इट विल ऐड ऑन, ठीक है। बट अभी हमारा 3 महीने बाद है, तो कम से कम 5-6 से ऊपर मत जाओ अभी स्टार्टिंग में। जब 1 महीना बचेगा, 1 महीने के लिए बचा के रखो वो जोश अपने अंदर का। 10-10 घंटे पढ़ने वाला जो जोश है वो हम धीरे धीरे बढ़ाएंगे। हम ऐसे नहीं करेंगे कि आज 10 घंटा पढ़ रहा हूँ, कल 9, फिर धीरे धीरे 0 घंटा हो गया वो। फिर मेंस में तुम 3 घंटा कैसे बैठोगे? हमें धीरे धीरे कंसिस्टेंसी बिल्ड करते हुए जाना है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि कोई बहुत ही ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है जो तुम फॉलो ना करो और फिर डीमोटिवेट हो जाओ। टाइम टेबल का मतलब है कि तुम्हें टारगेट्स पता होने चाहिए, आज ये फॉलो करना है, आज वो फॉलो करना है। प्रायोरिटी मैंने बता दी, सबसे पहले तुम उस सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा पढ़ो इस टाइम पे जो तुम्हें ज़्यादा मज़े आते हैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ने में, जिसके सवाल तुमसे बन रहे हैं। हर किसी का अलग हो सकता है, मेरा फिज़िक्स था, तुम्हारा कुछ और हो सकता है। उसको सबसे ज़्यादा पढ़ लिया, उसके बाद धीरे धीरे फिर हम उसको इंक्रीज़ करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैथ्स को पढ़ो, थोड़ा थोड़ा केमिस्ट्री पढ़ ली। केमिस्ट्री में भी क्या पढ़ना है? केमिस्ट्री में अगर तुम्हें मन करा रिवाइज़ करने का, ठीक है, रिवाइज़ करने, तुम्हारे पास हर तरीके के सब्जेक्ट्स हैं। अगर तुम्हें रिवाइज़ करने का मन कर रहा है, ऑर्गेनिक के रिसोर्स को फटाफट से पलटो। अगर तुम्हें क्वेश्चन लगाने का मन कर रहा है, IOC के PYQs लगाओ। कितनी जल्दी लगा पा रहा है? IOC के PYQs एक आइडियल जो JEE का बच्चा होता है ना, जो तैयार होता है, वो 30-40 सेकंड में लगा देता है, क्योंकि उसे रट जाते हैं वो PYQs। जैसे कि मैंने कहा, IOC में PYQs का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो तुम्हें ऐसे टाइम टेबल बनाना है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट है तुम्हें तो कमेंट कर दो, मैं तुरंत रिप्लाई कर दूँगी। बाय।